विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का मैं अगला टेस्ट पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। इन टेस्ट पेपर्स पर विशेष गौर करिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों का सिलेक्शन किया है जो लगातार रिपीट हुए हैं या फिर जिन प्रश्नों में छात्रों को अक्सर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न पत्र क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन पर है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय पूछ रहा है, आई मीन टू से हाई कोर्ट्स की स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। और जल्दी से छात्र इस प्रश्न का उत्तर लगा देते हैं 1861। फिलहाल विकल्प में 1861 नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं 1861 के अधिनियम के अनुसार आपको ध्यान रखना चाहिए, उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में हुई थी। तदनुसार इसमें सही जवाब है ए। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी विकल्प में अगर इस तरह का प्रश्न आता है 1861 हो 1862 हो, तो भी आपको ध्यान रखना है जवाब, सही जवाब 1862 ही होगा। 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में हुई। ये बात विशेष इम्पॉर्टेंट ठीक उसी तरह है जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1774 में हुई। 1774 में कलकत्ता में हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में हुई। ठीक वैसे ही उच्च न्यायालयों की स्थापना, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में हुई। और अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है, कच्ची ईंटों का बना अन्नागार। ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटों का बना अन्नागार किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ये पूछ रहा है कच्ची ईंटों का अन्नागार, तो कच्ची ईंटों का अन्नागार राखीगढ़ी से है। इस बात को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। कच्ची ईंटों का बना अन्नागार, इट इज फ्रॉम राखीगढ़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और ये पाषाण काल का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? चाक पर निर्मित मृद भांड बनाने की वैज्ञानिक तकनीक मानव सभ्यता के विकास में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसका आविष्कार किस कालखंड में हुआ? इसका आविष्कार किस कालखंड में हुआ? ध्यान रखिएगा, चाक पर बने मृद भांड। तो चाक पर बने मृद भांड आपको ये पता है, पहिए और चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है पहिए का आविष्कार और चाक का आविष्कार। चाक पर बने मृद भांडों का संबंध नवपाषाण काल से है। और अगर यही प्रश्न ऐसे होता, हस्त निर्मित मृद भांड कहाँ से मिले हैं? अगर ये प्रश्न ऐसा होता, हस्त निर्मित मृद भांड कहाँ से मिले हैं, तो सही जवाब है हस्त निर्मित मृद भांड चौपानी मांडों से हैं। हस्त निर्मित, ध्यान रखिएगा, हाथ से बने हुए मृद भांड चौपानी मांडों से हैं। और हस्त निर्मित मृद भांडों का संबंध है मध्य पाषाण काल से। ये बात आप याद रखिएगा। वो कह रहा है हस्त निर्मित मृद भांड कहाँ से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडों से हैं। और अगर कहता है चाक पर बने मृद भांडों का संबंध किस कालखंड से है, तो सही जवाब है नवपाषाण काल। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद
पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? हस्तिनापुर के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? और 4 ऑप्शन है आपके पास, कौशांबी, कुरुक्षेत्र, अक्षत्र और इंद्रप्रस्थ। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में आप यहाँ पर इंद्रप्रस्थ को मत लगा दीजिएगा। सही जवाब है कौशांबी। और कौशांबी की स्थापना किसने करी थी? तो सही जवाब है निचक्षु ने। ये प्रश्न अक्सर करके आया है कि ये बताइए कौशांबी की स्थापना किसने की, और सही जवाब है निचक्षु। तो निचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद नई राजधानी कौशांबी में ट्रांसफर कर दी। इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। छात्रों ने जल्दबाजी में इसमें इंद्रप्रस्थ उत्तर लगा दिया, जो कि गलत है। सही जवाब है कौशांबी। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 5वां प्रश्न कह रहा है, किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर को घटा दिया, 1/8वां भाग कर दिया? घटाकर 1/8वां भाग कर दिया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मौर्य काल में भू राजस्व की जो सामान्य दर थी वो थी 1/6 भाग। वो कह रहा है अशोक ने घटाकर कर दी 1/8 भाग। तो ये जगह है लुम्बिनी। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की बात कर रहा है अशोक। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र अभिलेख जिसमें इस कर के घटाए जाने का या भू राजस्व का उल्लेख हुआ है वो है रुम्मिनदेई अभिलेख। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि भू राजस्व का उल्लेख या मौर्यकालीन करों के बारे में उसकी मात्रा का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ये है रुम्मिनदेई अभिलेख। और इस अभिलेख में अशोक उद्घोषणा करता है कि वो शाक्य मुनि के जन्म स्थान पर गया और उनके सम्मान में उसने वहां का भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मुझे उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण पर व्यंग किया गया है? प्रश्नोत्तर मलिका, मृक्षकटिकम, मत्तविलास प्रहसन और प्रतिज्ञा यौगंधरायण। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आपको पता होगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और सही जवाब है मत्तविलास प्रहसन। ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखित है और इस पुस्तक में कापालिकों, बौद्धों के भ्रष्ट आचरण पर व्यंग किया गया है। एक प्रश्न और आया है कि किसकी रचना में समाज की बुराइयों पर कुछ व्यंग किया गया है? तो एक पुस्तक जहां तक मुझे याद आ रहा है और वो है क्षेमेंद्र की रचना वृहत कथा मंजरी। वो है क्षेमेंद्र की रचना वृहत कथा मंजरी। ये पुस्तक भी सामाजिक बुराइयों पर व्यंग के लिए जानी जाती है। और अब आपके सामने अगला प्रश्न है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक खारवटिक में कितने संग्रहण का समूह होता था? इस प्रश्न को विशेष तौर पे हमेशा मौर्य काल में कंफ्यूजन छात्रों में बना हुआ है। एक खारवटिक कितने संग्रहण का समूह होता था? फिलहाल मैं पहले उत्तर बताऊंगा, व्याख्या बाद में दूंगा। और सही जवाब है 20 संग्रहण। 20 संग्रहण का समूह होता था। तो अब देखो आप कि ये कैसे होता था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए आप। पहले ध्यान से देखिए, एक स्थानीय में 800 गांव होते हैं, एक स्थानीय में 800, फिर एक द्रोणमुख में 400 गांव, फिर ध्यान रखिएगा एक खारवटिक में 200 गांव और एक संग्रहण में 10 गांव। आई रिपीट,
एक संग्रहण में 10 गांव। तो ये कह रहा है प्रश्न आपका, एक खारवटिक में कितने संग्रहण का समूह होता था। तो ध्यान रखिए, एक खारवटिक 200 गांव का है और एक संग्रहण 10 गांव का है। तो कितने संग्रहण होंगे खारवटिक में? तो 20 × 10, 10 × 20 ऐसे भी कर सकते हैं, 200 गांव आ जाएगा। तो सही जवाब है 20 संग्रहण। एक खारवटिक में 200 गांव या फिर 20 संग्रहण। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और इस चार्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न अवश्य आया है कि कितने स्थानीय, कितने द्रोणमुख, कितने खारवटिक। अब कहता है एक स्थानीय में कितने द्रोणमुख, तो एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख हो गए। मुझे लगता है आप अपना कैलकुलेशन इस चार्ट के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सामान्य सा प्रश्न है, मुगल काल का प्रश्न है। तानसेन का मूल नाम क्या था? आपको बेहतर पता है, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है महेश दास। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, बीरबल का मूल नाम था महेश दास। बीरबल का मूल नाम था महेश दास और तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको और डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ। विशेष तौर पे पूछा गया था कि तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई है। कंठाभरण वाणी विलास, ये याद रखिएगा। और एक प्रश्न ये भी आया है कि तानसेन अकबर के दरबार में आने के पहले कहाँ थे, किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में आने के पहले वो रीवा के शासक रामचंद्र देव के दरबार में थे। तानसेन अकबर के दरबार में आने के पहले रीवा के शासक रामचंद्र देव के दरबार में थे। इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपका प्रश्न संख्या 9 मैच दी फॉलोइंग का है और मैंने हमेशा कहा है कि मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों में आप कभी भी एरो नहीं बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे। अब जैसे ये कह रहा है बारदोली, तो बारदोली इट इज इन गुजरात। चौरी चौरा, तो इट इज इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर 4 नंबर डाल दीजिए। यरवदा इट इज इन महाराष्ट्र, देखिए यरवदा इट इज इन महाराष्ट्र जहां पर गांधी कैद थे, 1 नंबर। और नोआखाली पश्चिम बंगाल। आपको पता है ये प्रश्न भी पूछा गया है कि एक शख्स आजादी के उत्सव में शरीक नहीं हुआ। गांधी आजादी के समय कहाँ थे? गांधी आजादी के समय नोआखाली में थे। फिलहाल आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 2, 4, 1, 3। अब आप आसानी से विकल्प मैच कर सकते हैं। 2, 4, 1, 3 विकल्प आपके सामने हैं, आप विकल्प मैच कर लीजिए। 2, 4, 1, 3 कहाँ पे मैच हो रहा है? तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन आ रहा है, 2, 4, 1 और 3। ऐसे जब आप नंबरिंग करके विकल्पों को मिलाएंगे तो परीक्षा भवन में गलती होने की संभावना 0 के बराबर हो जाएगी। फिलहाल आप अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये किस रेफरेंस में बात हो रही है, किस आंदोलन के समय बात हो रही है? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आपको याद रखना चाहिए, उत्तर पश्चिमी भारत में रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन। और इन अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने
उनका लीडर था, ध्यान रखिएगा इसका नाम भी पूछा गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आपको चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम याद रखना चाहिए, रेड शर्ट मूवमेंट बाय खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी भारत में। यहाँ से कई प्रश्न आए हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, और इस कथन का संबंध एंचिसन ने कहां पे जोड़ा है? आप ध्यान दीजिएगा, इस कथन का संबंध किस आंदोलन से है? 1857 चंपारण, खिलाफत और असहयोग आंदोलन और अगस्त क्रांति। सॉरी, यहां पर 1922 लिखा हुआ है, इसको आप 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे जोड़ सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का संबंध किस आंदोलन से है? मैं आपको बता दूं, सामान्य तौर पे छात्रों में बहुत कंफ्यूजन है, जबकि बहुत सरल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। अगस्त क्रांति बिल्कुल गलत है, और सही जवाब है 1857 का विप्लव या 1857 की क्रांति। और इसका जवाब आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने अक्सर करके छात्रों को इस प्रश्न के संदर्भ में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का उत्तर लगाते हुए देखा है। गलत है, सही जवाब है 1857 की क्रांति। इसको विशेष तौर पे याद रखिए, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जननायक की उपाधि किसकी है? और जल्दी से लोग लगाते हैं जयप्रकाश नारायण, गलत हो जाएगा। और सही जवाब है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की उपाधि है जननायक। तब आप ये कहेंगे, सर ये कहिए कि सर जयप्रकाश नारायण की उपाधि क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की उपाधि है लोकनायक। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण लोकनायक और जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर। हमेशा याद रखिएगा, कभी इस प्रश्न को हड़बड़ी में गलत मत करिएगा। इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समानांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा। भारत के मैदानों को जुलाओं की हड्डियां विरंजित करती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? बुनकरों की हड्डियां, जुलाओं की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ध्यान से रखिएगा, यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न देखिए आप, आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न देखिए। कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है लॉर्ड कॉर्नवालिस, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला ही विकल्प देखते हुए पता चल गया कि पहला ही विकल्प सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से है। ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से नहीं है। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के बाद, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर शत्रु को पंगु कर दिया है। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज के समापन का वक्त है, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। जल्दी ही मैं उपस्थित हो पाऊंगा अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।